आज के लेक्चर में हम रेशो टेस्ट का या कह लें डी लम्बर्ट रेशो टेस्ट का प्रूफ करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। रेशो टेस्ट का प्रूफ स्टार्ट करने से पहले और रेशो टेस्ट की स्टेटमेंट लिखने से पहले हम एक डेफिनेशन करने लगे हैं कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज़ कैसी सीरीज़ को कहते हैं। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक समीशन एक्सन सीरीज़ है, रियल नंबर्स की सीरीज़ है, हम इसको कहेंगे ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है। अगर हम इसकी टर्म्स का मॉडुलस लेकर एक नई सीरीज़ बनाएं और वो मॉडुलस लेने के बाद वाली जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट हो, अगर समीशन एक्सन मॉडुलस जो है ये सीरीज़ कन्वर्जेंट हो तो हम कहेंगे जो गिवन सीरीज़ समीशन एक्सन है हम उसको एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट कहेंगे। अगर आपके पास कोई सीरीज़ है, रियल नंबर्स की सीरीज़ है, आपने उसकी टर्म्स का मॉडुलस लेकर एक नई सीरीज़ बनाई है, मॉडुलस लेने के बाद जो नई सीरीज़ बनी है अब इसमें कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं होगी, सारी टर्म ज़ीरो या ग्रेटर देन ज़ीरो होंगी। अगर ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो हम गिवन सीरीज़ को कहते हैं कि वो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है। बेसिकली ऐसी सूरत में गिवन सीरीज़ भी कन्वर्जेंट हुआ करती है। और एक और डेफिनेशन करने लगे हैं, हम इसको कहते हैं कि कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज़ कौन सी सीरीज़ होती है। अगर हमारे पास कोई सीरीज़ है समीशन एक्सन रियल नंबर्स की, हमने इस सीरीज़ की टर्म्स का मॉडुलस लेकर एक नई सीरीज़ बनाई और उसकी कन्वर्जेंस चेक की, हो सकता है वो कन्वर्जेंट ना हो। अगर वो कन्वर्जेंट नहीं है लेकिन गिवन सीरीज़ फिर भी कन्वर्जेंट है तो फिर हम गिवन सीरीज़ को कहेंगे वो कंडीशनली कन्वर्जेंट है। अगर गिवन सीरीज़ ऑफ रियल नंबर्स कन्वर्जेंट हो, टर्म्स का मॉडुलस लेकर बनाए जाने वाली सीरीज़ डाइवर्जेंट हो तो हम गिवन सीरीज़ को कंडीशनली कन्वर्जेंट कहते हैं। जब आम हालात में हमें कोई भी सीरीज़ दी गई होती है तो हम चेक कर सकते हैं, हो सकता है वो कन्वर्जेंट हो सकता है वो डाइवर्जेंट हो। हमारे लिए नॉन नेगेटिव टर्म्स की सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करना रिलेटिवली आसान काम हुआ करता है। अगर हम गिवन सीरीज़ की कन्वर्जेंस चेक करने की बजाय उस सीरीज़ की टर्म्स का मॉडुलस लेकर नई सीरीज़ बना लें और हम चेक कर लें कि वो कन्वर्जेंट है, हमें वो कन्वर्जेंट मिल जाए तो फिर हम गिवन सीरीज़ को कहते हैं वो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है, वो उस सूरत में कन्वर्जेंट हुआ करती है। अभी हम थोड़ी देर में इस बात को प्रूव भी करेंगे कि अगर किसी भी सीरीज़ की टर्म्स का मॉडुलस लेकर बनाए जाने वाली सीरीज़ कन्वर्जेंट हो तो फिर गिवन सीरीज़ कन्वर्जेंट हुआ करती है और हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं कि वो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है। अगर कोई सीरीज़ आपके पास है, उसमें कुछ टर्म्स पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं और आपने चेक कर लिया है कि वो कन्वर्जेंट है, और जब हमने उसकी टर्म्स का मॉडुलस लेकर सीरीज़ बनाई है और वो हमें मालूम हुआ है कि डाइवर्जेंट है तो फिर हम गिवन सीरीज़ को कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज़ कहा करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है समीशन -1 पावर n ओवर n। ये अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज़ है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रूफ किया हुआ है कि ये इट्सेल्फ कन्वर्जेंट है। अगर हम इसकी टर्म्स का मॉडुलस लेकर सीरीज़ बनाएं तो वो सीरीज़ कौन सी बनेगी? अगर हम -1 पावर n ओवर n वाली सीरीज़ की टर्म्स का मॉडुलस लेकर सीरीज़ बनाएं तो वो बेसिकली समीशन 1 ओवर n बनेगी, जिसको हम हार्मोनिक सीरीज़ या हाइपर हार्मोनिक सीरीज़ कहते हैं। हमें मालूम है कि ये वाली सीरीज़ कन्वर्जेंट नहीं है। हमने देखा हमारे पास जो इस वक्त सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है, हमने उसकी टर्म्स का मॉडुलस लेकर सीरीज़ बनाई और हमने देखा वो डाइवर्जेंट है। तो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम उस सीरीज़ को कहेंगे ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है। तो हमारे पास जो अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज़ है वो कंडीशनली कन्वर्जेंट है। एक एग्जांपल ऐसी सीरीज़ की भी देखते हैं जो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है। अगर फ़र्ज़ करें हम सीरीज़ लें -1 पावर n ओवर n स्क्वायर, और अगर मैं इस सीरीज़ की टर्म्स का मॉडुलस लेकर सीरीज़ बनाऊं, अगर मैं सीरीज़ बनाऊं -1 पावर n ओवर n स्क्वायर वाली सीरीज़ की टर्म्स का मॉडुलस लेकर, तो ये सीरीज़ बनेगी समीशन 1 ओवर n स्क्वायर। और याद है ये कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट पी सीरीज़ है।
टर्म्स का मॉडुलस लेने के बाद जो सीरीज बनी है वो कन्वर्जेंट है, तो हम कहेंगे जो गिवन सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो -1 पावर n ओवर n स्क्वायर जो है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। और एक छोटा सा रिजल्ट करने लगे हैं। थ्योरम है हमारे पास कि अगर कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो, रियल नंबर्स की सीरीज हो, तो बेसिकली वो कन्वर्जेंट हुआ करती है। इस रिज़ल्ट को याद भी रखेंगे और याद रहे आइंदा हम इस्तेमाल किया करेंगे कि अगर आपके पास कोई सीरीज़ ऑफ रियल नंबर्स हैं, उसमें फ़र्ज़ करें कुछ टर्म्स नेगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ ज़ीरो है, अगर हम उस सीरीज़ की टर्म्स का मॉडुलस लेकर सीरीज़ बना लें, यानी नॉन नेगेटिव टर्म्स वाली सीरीज़ बना लें और हमें वो कन्वर्जेंट मिल जाए, तो फिर गिवन सीरीज़ भी कन्वर्जेंट हुआ करती है और हम उसके लिए वर्ड यूज़ कर लिया करते हैं कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। इस बात को हम बाकायदा अब प्रूफ करने लगे हैं। हमें इस वक्त गिवन ये है कि जो सीरीज़ की टर्म्स का मॉडुलस लेकर हमने सीरीज़ बनाई है वो कन्वर्जेंट है और हमने गिवन सीरीज़ को कन्वर्जेंट प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? हम कॉशी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया फॉर सीरीज़ का इस्तेमाल करेंगे और कॉशी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया फॉर सीरीज़ ये कहता है कि एक सीरीज़ समीशन xn कन्वर्जेंट है अगर हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए आपको एक नेचुरल नंबर n0 मिल जाए कि सम एक्स के n+1 से लेके m तक का जो मॉडुलस है वो एप्सिलॉन से लेस हो जब भी m n से ग्रेटर और दोनों n0 से ग्रेटर इक्वल हो। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो सीरीज़ कन्वर्जेंट हुआ करती है। अगर सीरीज़ कन्वर्जेंट हो तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ करती है। हम इस थ्योरम के प्रूफ में एक सीरीज़ ले रहे हैं समीशन xn। हमें गिवन ये है कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट गिवन होने का मतलब है कि अगर हम इसकी टर्म्स का मॉडुलस लेकर सीरीज़ बनाते हैं तो ये कन्वर्जेंट है। ये कन्वर्जेंट है और समीशन xn को कन्वर्जेंट प्रूफ करना है। समीशन xn मॉडुलस वाली सीरीज़ अगर कन्वर्जेंट है तो उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सीरीज़ इस वक्त हमारे पास कौन सी है? सीरीज़ समीशन xn मॉडुलस है, उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इस कंडीशन के सेटिस्फाई होने का मतलब ये है कि जब भी कोई गिवन एप्सिलॉन हम लेंगे पॉजिटिव तो हम ढूंढ पाएंगे एक नेचुरल नंबर n0 किस खूबी के साथ कि जब भी मैं सम लूँ सीरीज़ की टर्म्स का, सीरीज़ की टर्म्स में मॉडुलस मौजूद है, सीरीज़ की टर्म्स का सम लूँ और कहाँ से लेकर कहाँ तक लूँ से x के मॉडुलस का सम लूँ k की वैल्यू n+1 से लेकर m तक का और फिर इसका मॉडुलस लूँ तो ये एप्सिलॉन से लेस है जब भी m को मैं n से बड़ा और n को मैं ग्रेटर और इक्वल टू n0 लेता हूँ। ये बात इस समीशन xn मॉडुलस वाली सीरीज़ के लिए होल्ड कर रही है और मुझे समीशन xn के लिए ये बात प्रूफ करनी है। कैसे प्रूफ कर पाऊँगा? ये रिज़ल्ट होल्ड कर रहा है और मुझे ये वाला रिज़ल्ट बनाना है, यानी यहाँ बगैर मॉडुलस के ये रिज़ल्ट बनाना है। x k का मॉडुलस नहीं होना चाहिए। आपको याद है a+b के मॉडुलस को हम लिख लिया करते हैं लेसर इक्वल टू a मॉडुलस प्लस b मॉडुलस। तो अगर मैं ये रिज़ल्ट बनाना चाहता हूँ जिसमें सम का इकट्ठा मॉडुलस है तो सम के मॉडुलस को अलग अलग करेंगे तो अलग अलग वाले मॉडुलस के सम से लेसर इक्वल हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा। इसको एप्सिलॉन से लेस प्रूफ करना है, ये मॉडुलस इससे लेसर इक्वल है और ये एप्सिलॉन से लेस है तो बात ख़त्म हो गई। इसी बात को हम लिख लेते हैं, कोई सा हमने पॉजिटिव एप्सिलॉन ले लिया और चूँकि समीशन xn मॉडुलस कन्वर्जेंट है तो इस पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए काशी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया की मदद से हमें एक नेचुरल नंबर n0 मिलेगा। क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी? वो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, यानी हमारे पास समीशन xi मॉडुलस का मॉडुलस i फ्रॉम n+1 टू m जो है वो लेस होगा किससे? एप्सिलॉन से जब भी m को n से ग्रेटर और इसको n0 से ग्रेटर इक्वल लेंगे। ये रिज़ल्ट हमने बना लिया है। अगर मैं लेफ़्ट साइड पे मॉडुलस ना डालूं, आपको याद है कि x का मॉडुलस x के इक्वल ही होता है अगर x ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो। यहाँ पे हमारे पास xi का मॉडुलस है, कभी नेगेटिव नहीं होगा, उनका सम है, कभी नेगेटिव नहीं होगा। अगर ये पूरी एक्सप्रेशन समीशन xi मॉडुलस i फ्रॉम n+1 टू m
नेगेटिव नहीं है तो इसका मॉडुलस लिखा जाए या ना लिखा जाए एक ही बात है। हम इसको बगैर मॉडुलस के लिख रहे हैं, समीशन एक्स आई मॉडुलस आई फ्रॉम n+1 टू m जो है वो एप्सिलॉन से लेस है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमने ये करना है कि समीशन एक्स आई होल का मॉडुलस आई फ्रॉम n+1 टू m जो है ये एप्सिलॉन से लेस है। और फिलहाल मेरे पास समीशन इंडिविजुअली हर एक्स आई का मॉडुलस आई फ्रॉम n+1 टू m जो है ये एप्सिलॉन से लेस हो गया है। यहाँ पे मॉडुलस इंडिविजुअली हर टर्म का है, यहाँ पे इकट्ठा मॉडुलस है और प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने लगे हैं कौन सी? वही जो बताई है कि हमारे पास a प्लस बी का जो मॉडुलस होता है वो लेसर इक्वल टू a मॉडुलस प्लस b मॉडुलस होता है। तो समीशन एक्स आई सारे का जो मॉडुलस है वो लेसर इक्वल होगा समीशन एक्स आई मॉडुलस आई फ्रॉम n+1 टू m। और बात ख़त्म। ये समीशन एक्स आई मॉडुलस आई फ्रॉम n+1 टू m लेसर इक्वल है समीशन एक्स आई मॉडुलस आई फ्रॉम n+1 टू m और ये लेस है किससे? एप्सिलॉन से। तो अगर हम 1 का इस्तेमाल करें तो समीशन एक्स आई फ्रॉम n+1 टू m का मॉडुलस लेस देन हो गया किससे? एप्सिलॉन से। जब भी m और n ग्रेटर इक्वल टू n0 हो और m n से ग्रेटर हो। यही बात बनाना चाहते थे, यही कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया है। ये प्रूफ हो गया तो इसका मतलब है कि जो समीशन एक्सन है वो कन्वर्जेंट है। जब भी आपके पास कोई भी सीरीज़ हो हम उस सीरीज़ की टर्म्स का मॉडुलस लेकर नई सीरीज़ बना लें और अगर वो मॉडुलस वाली सीरीज़ कन्वर्जेंट हो तो गिवन सीरीज़ भी कन्वर्जेंट हुआ करती है और हम उसको एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट कहा करते हैं। एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट ना भी कहें तो बहरहाल वो कन्वर्जेंट हुआ करती है। इस रिज़ल्ट को, इस बात को आपने याद रखना है। और नेक्स्ट जो रिज़ल्ट हम प्रूव करने लगे हैं उसे हम रेशो टेस्ट या डी लम्बर्ट्स रेशो टेस्ट कहा करते हैं। वो रिज़ल्ट ये है कि अगर आपके पास एक सीरीज़ है समीशन एक्सन रियल नंबर्स की सीरीज़ है और इसमें एक ख़ास खूबी सेटिस्फाई हो रही है, वो क्या कि इसकी हम लिमिट हल करते हैं xn+1 ओवर xn के मॉडुलस की n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी हम इसकी कंसेक्टिव टर्म्स को डिवाइड करते हैं, उसका मॉडुलस लेते हैं कंसेक्टिव टर्म्स को डिवाइड करने के बाद और जो सीक्वेंस बनती है उसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सॉल्व करते हैं और उसका आंसर अगर r आ जाता है, अगर ये जो आंसर आया है r 1 से लेस हो तो फिर जो गिवन सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट हुआ करती है। और अगर ये आंसर r जो आया है 1 से बड़ा हो या ये आंसर इन्फिनिटी आ जाए तो उस सूरत में जो समीशन एक्सन सीरीज़ है वो डाइवर्जेंट हुआ करती है। और अगर इस लिमिट का आंसर 1 आ जाए तो फिर हम कोई कंक्लूजन ड्रा नहीं कर सकते हैं। ना ये कह सकते हैं कि सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है, ना ये कह सकते हैं कि सीरीज़ डाइवर्जेंट होती है। इस बात के लिए हम लेंगे 2 एग्जांपल्स ऐसी सीरीज़ की जिनके लिए xn+1 ओवर xn के मॉडुलस की जब आप लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सॉल्व करते हैं आंसर 1 आ जाता है। तो एक ऐसी सीरीज़ की एग्जांपल लेंगे जो कन्वर्जेंट होगी और एक ऐसी सीरीज़ की एग्जांपल लेंगे जो डाइवर्जेंट होगी। लेकिन ये काम हम लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हम पार्ट ए का प्रूफ करने लगे हैं और हमें गिवन ये है इस वक्त कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn+1 ओवर xn का मॉडुलस r आया है और वो r 1 से लेस है और हमने समीशन xn को कन्वर्जेंट प्रूफ करना है। इस बात को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो हम याद कर लेते हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस का क्या मतलब होता है। अगर हम कहें कि कोई सीक्वेंस xn x को कन्वर्ज कर रही है तो इसका मतलब है कि हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक नेचुरल नंबर n0 मिल जाएगा कि xn माइनस x का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होगा जब भी n ग्रेटर इक्वल टू n0 हो। यहाँ पे ये बात हमें गिवन है किसके बारे में? xn+1 ओवर xn के बारे में। हमें xn+1 ओवर xn के बारे में गिवन ये है कि ये r को कन्वर्ज कर रही है, यानी इसमें से r को माइनस करें, मॉडुलस लें, आप कोई सा भी एप्सिलॉन लें पॉजिटिव तो आप ढूंढ सकते हैं एक नेचुरल नंबर n0 कि ये एक्सप्रेशन लेस है एप्सिलॉन से जब भी n ग्रेटर इक्वल टू n0 है। ये रिज़ल्ट इस वक्त हमें गिवन है। इस रिज़ल्ट का इस्तेमाल करके मुझे प्रूव ये करना है कि जो सीरीज़ समीशन एक्सन है वो कन्वर्जेंट है और ये रिज़ल्ट हमें
xn प्लस 1 ओवर xn के लिए गिवन है। xn प्लस 1 ओवर xn का मॉडुलस वाली जो सीक्वेंस है वो r को कन्वर्ज कर रही है, और उसका मतलब है कि ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है, और इस इनक्वालिटी की मदद से मैंने प्रूव ये करना है कि जो समीशन xn है वो कन्वर्जेंट है अगर ये r जो है वो 1 से छोटा नंबर हो। उसके लिए मैं कोशिश यहाँ पे ये करूँगा कि मैं प्रूव कर सकूँ कि जो सीक्वेंस मेरे पास xn है वो लेसर इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू सम कन्वर्जेंट सीरीज़ है। मैं बेसिक कंपैरिजन टेस्ट का इस्तेमाल करूँगा। xn को मैंने कन्वर्जेंट प्रूव करना है। अगर मैं प्रूव कर दूँ कि xn लेसर इक्वल टू सम c इंटू वाई एन है और ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू सम नेचुरल नंबर k के लिए, और मेरे पास जो समीशन वाई एन है वो कन्वर्जेंट हो, तो प्रूव कर सकूंगा कि समीशन xn भी कन्वर्जेंट है। यानी मैंने कंपैरिजन टेस्ट का इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए मैं ज़रा कंपैरिजन टेस्ट लिख रहा हूँ कि अगर हम ये इनक्वालिटी प्रूव कर सकें कि xn लेसर इक्वल टू सी वाई एन ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, और ये फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू k के लिए है, और समीशन वाई एन कन्वर्जेंट है, तो समीशन xn भी कन्वर्जेंट होगी। तो ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। पार्ट ए स्टार्ट कर रहे हैं। हमने सपोज कर लिया है कि जो r है वो हमारे पास 1 से छोटा नंबर है, और इस तरह की इनक्वालिटी होल्ड कर रही है हर एप्सिलॉन के लिए। मैं ख़ास एप्सिलॉन चूज़ करने लगा हूँ। ख़ास एप्सिलॉन चूज़ करने से पहले अगर मैंने ये सपोज कर लिया है कि r 1 से छोटा है, r को उधर ले जाएं तो 1 माइनस r पॉजिटिव नंबर है। मैं 0 और 1 माइनस r के दरमियान एक रियल नंबर लेने लगा हूँ। याद कर लें इस बात को कि हर दो रियल नंबर्स के दरमियान एक और रियल नंबर एग्जिस्ट करता है। मैं एक रियल नंबर ले रहा हूँ यहाँ पे जिसका नाम मैंने बीटा रखा है। इस खूबी के साथ ले रहा हूँ कि बीटा 1 माइनस r से छोटा है और बीटा जो है 0 से बड़ा नंबर है। मैंने एक रियल नंबर बीटा चूज़ कर लिया जो 0 और 1 माइनस r के दरमियान है। यहाँ से अगर मैं इस इनक्वालिटी में थ्रू आउट r ऐड कर लूँ तो मेरे पास बीटा प्लस r जो है वो r से बड़ा और 1 से छोटा नंबर है। बीटा प्लस r मैंने एक नंबर लिया है। ये बीटा प्लस r इस वक्त मेरे पास r से बड़ा और 1 से छोटा नंबर है, और इस बीटा प्लस r का नाम मैंने गैमा रख लिया है। मुझे चूँकि गिवन ये है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn प्लस 1 ओवर xn का मॉडुलस r के इक्वल है, तो इस बीटा रियल नंबर के लिए ये जिस रियल नंबर को मैंने बीटा का नाम दिया है ये बीटा पॉजिटिव रियल नंबर है, और ये सीक्वेंस चूँकि r को कन्वर्ज कर रही है तो उस कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन के मुताबिक इस बीटा के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे मिल जाएगा एक नेचुरल नंबर एंड नॉट्स किस खूबी के साथ कि xn प्लस 1 ओवर xn का मॉडुलस माइनस r होल मॉडुलस जो है ये बीटा से लेस है जब भी n ग्रेटर इक्वल टू n नॉट है। मॉडुलस की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास ये जो xn प्लस 1 ओवर xn मॉडुलस माइनस r होल मॉडुलस बीटा से लेस है, इसको मैं लिख सकता हूँ मॉडुलस की प्रॉपर्टी से। कौन सी प्रॉपर्टी से? इस प्रॉपर्टी से कि x मॉडुलस लेस देन r होता है इफ़ एंड ओनली इफ x r से लेस और माइनस r से ग्रेटर हो। तो इस मॉडुलस को ख़त्म कर रहे हैं हम। x प्लस 1 ओवर xn मॉडुलस माइनस r बीटा से लेस और माइनस बीटा से बड़ा है, और ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू n नॉट के लिए। और मैंने कहा था मैं रिजल्ट बनाऊंगा कि xn लेसर इक्वल टू सी वाई एन, जहाँ पे समीशन वाई एन जो है वो कन्वर्जेंट सीरीज होगी, और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से मैं कह सकूंगा समीशन xn भी कन्वर्जेंट है। ये रिजल्ट बनाने के लिए मैं इस इनक्वालिटी का दूसरा पार्ट कंसिडर कर रहा हूँ। xn प्लस 1 ओवर xn मॉडुलस माइनस r बीटा से लेस है। r को राइट साइड पर ले जाएं, r प्लस का हो गया, और ये जो बीटा प्लस r है इसको मैंने गैमा का नाम दिया हुआ है, तो 1 की मदद से बीटा प्लस r को हम गैमा कह लेते हैं और xn के मॉडुलस को राइट साइड पर लाकर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस
स्टेप में मैंने ऊपर वाली टर्म का मॉडुलस अलग ले लिया, नीचे वाली टर्म का मॉडुलस अलग ले लिया। ऐसा कर सकते हैं क्योंकि x ओवर y के मॉडुलस को हम लिख सकते हैं x मॉडुलस ओवर y मॉडुलस। उसके बाद बीटा प्लस आर का नाम हमने गैमा रख लिया और एक्स एन मॉडुलस को राइट पर ले आए। इनक्वालिटी को जब भी नॉन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इनक्वालिटी की सेंस में कोई चेंज नहीं आती है। एक्स एन मॉडुलस चूँकि नेगेटिव नहीं है, एक्स एन मॉडुलस से मल्टीप्लाई करने पे इनक्वालिटी की सेंस में चेंज नहीं आएगी। और मेरे पास रिजल्ट बन चुका है कि एक्स एन प्लस वन मॉडुलस लेस है एक्स एन मॉडुलस इंटू गैमा से। लेकिन मैं बनाना क्या चाहता हूँ? मैं तो बनाना चाहता हूँ कि एक्स एन लेस देन सी टाइम्स सम वाई एन है, या मॉडुलस के साथ बना लेता हूँ एक्स एन मॉडुलस लेस देन आर इक्वल टू सी टाइम्स वाई एन है। अगर मैं ऐसा भी बना लूँ तो इसका मतलब होगा अगर वाई एन कन्वर्जेंट है तो समीशन एक्स एन मॉडुलस भी कन्वर्जेंट है। अगर समीशन एक्स एन मॉडुलस को मैंने कन्वर्जेंट प्रूव कर लिया तो समीशन एक्स एन भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। एक और बात याद रहे, यहाँ पे ये जो हमने गैमा लिया है, हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा ये था कि गैमा जो है वो r से बड़ा और 1 से छोटा है। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि जो गैमा है वो 0 और 1 के इन बिटवीन है। और इस पर हम क्लेम ये करने लगे हैं कि अगर p कोई सा भी नेचुरल नंबर है तो एक्स एन नॉट प्लस p का मॉडुलस लेस देन एक्स एन नॉट इंटू गैमा पावर p है। ये हम क्लेम कर रहे हैं। क्यों क्लेम कर रहे हैं? ये इनक्वालिटी याद रहे हर उस नेचुरल नंबर के लिए होल्ड कर रही है जो n नॉट से ग्रेटर और इक्वल है। तो अगर इस इनक्वालिटी को मैं n की वैल्यू n नॉट के लिए लिखूं तो ये इनक्वालिटी बनती है एक्स एन नॉट प्लस 1 का मॉडुलस इज लेस देन एक्स एन नॉट का मॉडुलस इनटू गैमा। और अगर मैं इसी इनक्वालिटी को नेक्स्ट नंबर एन नॉट प्लस 1 के लिए लिखूं तो यहाँ एन नॉट प्लस 1 लिखने से एन नॉट प्लस 2 हो जाएगा। एक्स एन नॉट प्लस 2 का मॉडुलस लेस देन आ जाएगा एन नॉट प्लस 1 लिखने से एक्स एन नॉट प्लस 1 का मॉडुलस इंटू गैमा। और एक्स एन नॉट प्लस 1 का मॉडुलस लेस है एक्स एन नॉट मॉडुलस इंटू गैमा से। तो अगर मैं इसकी जगह और बड़ा नंबर लिख लूँ एक्स एन नॉट मॉडुलस इंटू गैमा और एक गैमा यहाँ पहले से मौजूद है तो एक्स एन नॉट प्लस 2 का जो मॉडुलस है वो लेस हो गया एक्स एन नॉट मॉडुलस इंटू गैमा स्क्वेयर। और इसी तरह से अगर मैं इस इनक्वालिटी को एन नॉट प्लस 3 के लिए बनाऊं तो मैं बना सकता हूं ये एक्सप्रेशन कि एक्स एन नॉट प्लस 3 मॉडुलस लेस है एक्स एन नॉट मॉडुलस इंटू गैमा क्यूब के। तो जनरली मैं ये इस वक्त प्रूव ये करने लगा हूँ कि एक्स एन नॉट प्लस पी का जो मॉडुलस है वो लेस है एक्स एन नॉट मॉडुलस इंटू गैमा पी। कोई सा भी नेचुरल नंबर पी ले लें, एन नॉट प्लस 1 ले लें, एन नॉट प्लस 2 ले लें, एन नॉट प्लस 3 ले लें। जनरली एक्स एन नॉट प्लस पी का मॉडुलस लेस है एक्स एन नॉट मॉडुलस इंटू गैमा पावर पी। पी कोई सा भी नेचुरल नंबर लेते हुए तो मैं किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये रिज़ल्ट प्रूव करने लगा हूँ। और जब भी कोई रिज़ल्ट किसी भी नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ करना हो तो हम प्रूफ किया करते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो p एज ए नेचुरल नंबर लेते हुए इंडक्शन का इस्तेमाल करते हुए मैं ये इनइक्वालिटी बनाना चाह रहा हूँ। याद करें इंडक्शन में कैसे प्रूफ किया करते हैं। जिन नेचुरल नंबर्स के लिए प्रूफ करना हो उसमें सबसे पहले उस नेचुरल नंबर की वैल्यू 1 के लिए प्रूफ किया करते हैं। तो नेचुरल नंबर अगर हम p को 1 लें तो इस इनक्वालिटी की मदद से जब हम n को n नॉट लेंगे तो हमारे पास एक्स एन नॉट प्लस 1 मॉडुलस लेस देन आ गया एक्स एन नॉट मॉडुलस इंटू गैमा। और p की वैल्यू 1 लेने पे जो रिजल्ट बनना चाहिए था वो इस इनक्वालिटी से n को n नॉट लेने से बन रहा है। इसका मतलब है जिस स्टेटमेंट को हम प्रूव करना चाह रहे हैं वो स्टेटमेंट p की वैल्यू 1 के लिए ट्रू है। इंडक्शन का फर्स्ट स्टेप प्रूव हो गया। अब इंडक्शन के दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। क्या करेंगे? हम सपोज करेंगे कि अगर p को कोई सा भी नेचुरल नंबर k ले लें तो उसके लिए ये रिज़ल्ट ट्रू है। यानी एक्स एन नॉट प्लस k का मॉडुलस लेस है एक्स एन नॉट मॉडुलस गैमा पावर k से। ये रिज़ल्ट हमने
सपोज कर लिया है, मान लिया है कि ट्रू है। और इंडक्शन के दूसरे स्टेप में अब p की वैल्यू k+1 के लिए रिजल्ट मुझे बनाना है। तो p की वैल्यू k+1 के लिए इस रिजल्ट को बनाने के लिए इनक्वालिटी नंबर 2 में मैं n की जगह n0 प्लस k का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ n0 प्लस k लिखूँगा तो लेफ़्ट साइड पे मेरे पास xn0 प्लस k+1 का मॉडुलस आ गया। यहाँ n0 प्लस k लिखूँगा तो xn0 प्लस k का मॉडुलस इंटू गैमा आ गया। और xn0 प्लस k का मॉडुलस लेस है xn0 मॉडुलस गैमा k। तो अगर हम 4 का इस्तेमाल करें तो 4 का इस्तेमाल करके हम लिख सकते हैं कि xn0 प्लस k+1 का मॉडुलस लेस है xn0 मॉडुलस गैमा k इंटू गैमा। इतना रिजल्ट जो है ये रिजल्ट लेस है xn0 मॉडुलस गैमा k। इसकी जगह हमने इससे बड़ा नंबर यहाँ पर लिख लिया xn0 मॉडुलस इंटू गैमा k और ये वाला गैमा एज इट इज़। और हम इसको अब लिख सकते हैं कि गैमा k इंटू गैमा वो गैमा की पावर k+1 बन जाएगा और हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा xn0 प्लस k+1 मॉडुलस लेस देन xn0 मॉडुलस इंटू गैमा k+1। और जो रिज़ल्ट बनाना चाह रहे थे वो रिज़ल्ट p = k+1 के लिए बन गया। यानी इंडक्शन की जो दूसरी कंडीशन होती है वो सेटिस्फाई हो गई। जो स्टेटमेंट हम प्रूव करना चाह रहे थे वो स्टेटमेंट ये वाली p = k+1 के लिए भी ट्रू हो गई। इंडक्शन का दूसरा स्टेप भी प्रूव हो गया। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये स्टेटमेंट प्रूव हो गई कि xn0 प्लस p मॉडुलस लेस देन xn0 मॉडुलस इंटू गैमा पावर p है। बनाना क्या चाहता था? बनाना मैं ये चाहता था कि इधर लेफ़्ट साइड पे xn मॉडुलस आए, यहाँ कोई नंबर आए और यहाँ पर कोई yn सीरीज़ ऐसी आए जो कि कन्वर्जेंट हो। यहाँ पे yn किसी ऐसी सीरीज़ की टर्म्स आए जो कि कन्वर्जेंट हो। ये नंबर अगर k है तो गैमा पावर p सीरीज़ के बारे में क्या ख्याल है? समीशन गैमा पावर p या इसको गैमा पावर n कह लें, n1 टू इन्फिनिटी, इस सीरीज़ के बारे में क्या ख्याल है? याद कर लें ये जो मैट्रिक सीरीज़ है और आपको याद आ रहा होगा जो मैट्रिक सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है अगर उसमें जिस नंबर की पावर है कॉमन रेशो वो कॉमन रेशो -1 और 1 के दरमियान हो। यहाँ पे हमारे पास जो गैमा है वो r और 1 के दरमियान है। दूसरे अल्फाज में कह लें गैमा 0 और 1 के दरमियान है। ये अगर इस ज्योमेट्रिक सीरीज़ की कॉमन रेशो है तो ये कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। ये कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। अगर यहाँ कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज़ आ रही है, कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज़ की टर्म्स गिवन सीरीज़ की टर्म्स से ग्रेटर और इक्वल हैं, तो इसका मतलब होगा कि समीशन xn मॉडुलस जो है वो कन्वर्जेंट सीरीज़ है। तो यही रिज़ल्ट है, थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है। यहाँ मुझे n का मॉडुलस लिखना है। ऐसा करते हैं कि राइट साइड पे हम गैमा n0 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। अगर गैमा n0 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो यहाँ गैमा की पावर p प्लस n0 हो जाएगा और नीचे गैमा n0 हो जाएगा। और ये जो n0 प्लस p है, इस n0 प्लस p को अगर मैं n कह लूँ तो मेरा मसला हल हो जाएगा। n0 प्लस p को अगर n कह लें तो xn मॉडुलस लेस हो गया xn0 मॉडुलस ओवर गैमा n0 और p प्लस n0 को मैंने n कह लिया है। याद करें जो इनक्वालिटी हमने जहाँ से स्टार्ट किया था, हमने कहा था वो इनक्वालिटी n ग्रेटर इक्वल टू n0 के लिए होल्ड कर रही है। ये जो नंबर p प्लस n0 है, इसमें p कोई सा भी नेचुरल नंबर लें, इसका नाम मैंने n रखा है, तो ये नेचुरल नंबर हमेशा n0 से बड़ा ही बन रहा है। तो ये इनक्वालिटी हमारे पास होल्ड कर रही है जब भी हमारे पास जो n है वो n0 प्लस 1 या उससे बड़ा नंबर हो। p प्लस n0, p को 1 लेंगे तो ये n0 प्लस 1 बनेगा, p को 2 लेंगे तो ये n0 प्लस 2 बनेगा, जिसको मैंने n कह लिया है। अगर मैंने p प्लस n0 को n कहा है और p की वैल्यू 1 2 3 हैं तो उसका मतलब n की वैल्यू n0 प्लस 1 या उससे बड़ा कोई सा भी नंबर है। मेरे पास xn मॉडुलस जो है वो लेसर इक्वल टू, इसको कोई एक नंबर आप c कह लें, k कह लें,
एक्सन मॉडुलस जो है वो लेस देन सम नंबर इनटू गैमा एन है, जो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के लिए इनक्वालिटी होती है, जिसके सेटिस्फाई होने की सूरत में हम बेसिक कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं, वो इनक्वालिटी होल्ड कर गई है। उसमें यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू 0 भी हुआ करता है, तो ऑब्वियसली ये भी यहाँ पे मौजूद ही है, क्योंकि मॉडुलस है, मॉडुलस तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ये जो टर्म्स हैं इनसे बनने वाली सीरीज़ हमारे पास कन्वर्जेंट हो। जो हमारे पास गैमा है वो चूँकि 0 और 1 के दरमियान है, इसका मतलब है समेशन गैमा एन जो है ये कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। अगर ये कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट की मदद से जिस सीरीज़ की टर्म्स लेसर इक्वल हैं वो सीरीज़ भी हमारे पास कन्वर्जेंट है, यानी समेशन एक्सन मॉडुलस कन्वर्जेंट है। समेशन एक्सन मॉडुलस कन्वर्जेंट साबित हुई है। प्रूफ मैंने समेशन एक्सन को कन्वर्जेंट करना था, उसके लिए आज हमने स्टार्ट में एक रिजल्ट प्रूव किया है कि अगर समेशन एक्सन मॉडुलस कन्वर्जेंट हो तो फिर समेशन एक्सन भी कन्वर्जेंट हुआ करती है। क्योंकि समेशन एक्सन मॉडुलस कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब है समेशन एक्सन भी कन्वर्जेंट है, और यही रिजल्ट हम प्रूव करना चाहते थे। हमने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में प्रूफ किया है कि अगर लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्सन प्लस 1 ओवर एक्सन मॉडुलस का आंसर आर हो और वो आर 1 से छोटा नंबर हो तो फिर जो गिवन सीरीज़ हुआ करती है वो कन्वर्जेंट हुआ करती है। वैसे गिवन सीरीज़ ऐसी सूरत में एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हुआ करती है, लेकिन हमें फ़िलहाल एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट से कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि हर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़ कन्वर्जेंट ही हुआ करती है। क्वेश्चन की थ्योरम की डिमांड ये थी कि प्रूव करें कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है, हमने उसको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट प्रूव करके कन्वर्जेंट प्रूव कर दिया है। तो थ्योरम का पार्ट ए प्रूव हो गया। पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट बी में हमें गिवन ये है कि जो आर है वो 1 से बड़ा नंबर है। हमें गिवन ये है कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्सन प्लस 1 ओवर एक्सन होल का मॉडुलस आर के इक्वल है, और ये आर 1 से बड़ा नंबर है या ये आर इन्फिनिटी है। फिलहाल हम आर 1 से बड़े नंबर की बात करने लगे हैं। ये हमें गिवन है और हम बनाना ये चाहते हैं कि जो सीरीज़ है हमारे पास वो अब डाइवर्जेंट है। सीरीज़ को डाइवर्जेंट प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा डाइवर्जेंस टेस्ट का। डाइवर्जेंस टेस्ट ये कहता है कि अगर आपके पास समेशन एक्सन सीरीज़ है, अगर आप उसकी लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सॉल्व करें और उस लिमिट का आंसर 0 ना आए। 0 ना आने का मतलब है या तो कोई और नंबर आए या आंसर आए ही ना। ऐसी सूरत में हम कहते हैं सीरीज़ डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पे मैं प्रूव ये करूँगा कि समेशन एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्सन मॉडुलस जो है वो 0 नहीं आ रहा। अगर ये लिमिट 0 नहीं आ रही तो इसका मतलब है समेशन एक्सन मॉडुलस वाली सीरीज़ डाइवर्जेंट है। लेकिन मुझे समेशन एक्सन को डाइवर्जेंट प्रूफ करना है। एक छोटा सा रिजल्ट है जिसका प्रूफ नहीं करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अगर हम किसी सीक्वेंस से मॉडुलस लेकर सीक्वेंस बना लें और उसकी लिमिट 0 ना आए तो इफ़ एंड ओनली इफ़ जो सीक्वेंस एक्सन है उसकी लिमिट भी 0 नहीं होगी। तो अगर लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्सन मॉडुलस 0 नहीं है तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्सन भी 0 नहीं है। ये बात हम प्रूफ करने लगे हैं। कैसे प्रूफ करने लगे हैं? हम करेंगे ये कि हम प्रूव ये करेंगे कि एक्सन प्लस 1 मॉडुलस जो है वो हमेशा एक्सन मॉडुलस से बड़ा है। अगर एक्सन प्लस 1 मॉडुलस हमेशा एक्सन मॉडुलस से बड़ा है, और एक्सन मॉडुलस तो हमें मालूम ही है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो बेसिकली एक्सन प्लस 1 मॉडुलस जो है वो हमेशा 0 से बड़ा है। अगर सीक्वेंस की जैसे जैसे टर्म्स आगे बढ़ रही हैं उनका मॉडुलस 0 से बड़ा होता चला जा रहा है, तो इसका मतलब है उसकी लिमिट का आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा। इसी बात का प्रूफ करेंगे, लेकिन इस बात का प्रूफ करने से पहले हम बात कर रहे हैं कि r हमारे पास 1 से बड़ा नंबर है तो r माइनस 1 0 से बड़ा नंबर है। अगर r माइनस 1 0 से बड़ा नंबर है तो r माइनस 1 और 0 के दरमियान भी रियल नंबर मौजूद होगा। चूज कर लिया हमने एक रियल नंबर अल्फ़ा जो कि 0 से बड़ा और r माइनस 1 से छोटा नंबर है। अगर अल्फ़ा 0 से बड़ा और r माइनस 1 से छोटा है, इस इनक्वालिटी में से अगर दूसरा पार्ट इस्तेमाल कर लें कि अल्फ़ा r माइनस 1 से छोटा है, 1 को इधर और अल्फ़ा को उधर ले जाएं तो 1 छोटा है
r माइनस अल्फ़ा से, या कह लें r माइनस अल्फ़ा जो है वो 1 से बड़ा है। तो r माइनस अल्फ़ा 1 से बड़ा है, इस इनक्वालिटी को मैं इस्तेमाल करूँगा। और चूंकि मुझे गिवन ये है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn प्लस 1 ओवर xn का मॉडुलस r के इक्वल है, तो कन्वर्जेंस सीक्वेंस की डेफिनेशन के मुताबिक हर एप्सिलॉन के लिए मुझे एक नेचुरल नंबर मिलना है। मैं वो एप्सिलॉन यहाँ पे अल्फ़ा ले रहा हूँ। हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए नेचुरल नंबर मिलना है। यहाँ पे मैंने अल्फ़ा ले लिया जो कि मैंने खुद से चूज़ किया है, 0 से बड़ा नंबर है, अल्फ़ा रियल नंबर है, अल्फ़ा 0 से बड़ा है, तो एक नेचुरल नंबर n नॉट एग्जिस्ट करेगा कि xn प्लस 1 ओवर xn मॉडुलस माइनस r का मॉडुलस अल्फ़ा से लेस होगा जब भी n ग्रेटर और इक्वल टू n नॉट हो। मॉडुलस को ख़त्म करते हैं जैसे थोड़ी देर पहले किया था। इसका मतलब है xn प्लस 1 ओवर xn मॉडुलस माइनस r माइनस अल्फ़ा से बड़ा और अल्फ़ा से छोटा है। और इस दफ़ा मैं इस इनक्वालिटी का ये वाला पार्ट ले रहा हूँ। हम कंसिडर कर रहे हैं कि माइनस अल्फ़ा लेस है xn प्लस 1 ओवर xn मॉडुलस माइनस r से जब भी n ग्रेटर और इक्वल टू n नॉट है। इस r को लेफ़्ट पर ले आएँ तो xn प्लस 1 ओवर xn मॉडुलस ग्रेटर है r माइनस अल्फ़ा से। राइट पर r माइनस का है, लेफ़्ट पर आकर प्लस का हो गया। और r माइनस अल्फ़ा किससे बड़ा है? r माइनस अल्फ़ा 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब है का इस्तेमाल करके हम कैसे कह सकते हैं कि xn प्लस 1 ओवर xn का मॉडुलस 1 से बड़ा है। xn प्लस 1 ओवर xn का मॉडुलस r माइनस अल्फ़ा से बड़ा है, r माइनस अल्फ़ा 1 से बड़ा है, तो नतीजा ये निकला कि xn प्लस 1 ओवर xn का मॉडुलस 1 से बड़ा है। और मैंने कहा था मैं बनाऊंगा कि xn प्लस 1 मॉडुलस बड़ा है xn मॉडुलस से, तो बन गया रिजल्ट। मॉडुलस ऊपर नीचे का अलग अलग ले लें, xn मॉडुलस को लेफ़्ट पर ले आएँ तो हमारे पास रिजल्ट बन गया कि xn प्लस 1 का मॉडुलस ग्रेटर है xn मॉडुलस से, और ये रिजल्ट फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू n नॉट के लिए होल्ड कर रहा है। और बात बन गई xn प्लस 1 मॉडुलस xn मॉडुलस से बड़ा आ गया, तो xn प्लस 1 मॉडुलस की जो लिमिट है वो कभी भी 0 नहीं होगी। लेकिन ये उस सूरत में बात बनी है जब हमारे पास जो लिमिट का आंसर है वो r आए। लेकिन अगर इस लिमिट का आंसर इन्फिनिटी आ जाए तो फिर क्या होगा, इस केस में भी प्रूफ करना है। इस इनक्वालिटी को इस्तेमाल करने से पहले मैं दूसरे केस की बात कर रहा हूँ कि अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn प्लस 1 ओवर xn का मॉडुलस इन्फिनिटी के बराबर आए, दूसरे अल्फाज में प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो। तो याद कर रहे हैं प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस को कि अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn इन्फिनिटी के बराबर है, कब लिखते हैं इन्फिनिटी के इक्वल? उस वक्त लिखते हैं जब हर रियल नंबर अल्फ़ा के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक नेचुरल नंबर n नॉट मिल जाए कि सीक्वेंस की टर्म्स अल्फ़ा से ग्रेटर हों जब भी उनका नंबर n ग्रेटर इक्वल टू n नॉट हो। यहाँ पे xn प्लस 1 ओवर xn का मॉडुलस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब है हर रियल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा n नॉट कि xn प्लस 1 ओवर xn का मॉडुलस अल्फ़ा से बड़ा होगा। और वो रियल नंबर मैं ख़ास ले रहा हूँ, वो रियल नंबर मैं 1 ले रहा हूँ। फॉर द रियल नंबर 1 हमें मिलेगा एक नेचुरल नंबर, उस नेचुरल नंबर का नाम मैं n1 रख रहा हूँ, सच डैट कि xn प्लस 1 ओवर xn का मॉडुलस 1 से बड़ा होगा जब भी n ग्रेटर इक्वल टू n1 हो। इसी तरह की इनक्वालिटी एक दफ़ा फिर बन रही है। xn मॉडुलस से इस इनक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर लें तो xn प्लस 1 मॉडुलस ग्रेटर देन xn मॉडुलस है जब भी n ग्रेटर इक्वल टू n1 हो। 5 और 6 मैं इन दोनों को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैंने रिज़ल्ट प्रूफ करना है जब लिमिट का आंसर r आए जो 1 से बड़ा नंबर हो, या इस लिमिट का आंसर इन्फिनिटी आए, दोनों केसेस में। तो मैं 5 और 6 दोनों को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। और याद करें जब भी कोई दो इनक्वालिटीज़ मुझे इस्तेमाल करनी हो, एक नंबर से ग्रेटर इक्वल टू के लिए होल्ड कर रही हो, दूसरी दूसरे नंबर से ग्रेटर इक्वल टू के लिए होल्ड कर रही हो, तो दोनों कौन से नेचुरल नंबर्स के लिए होल्ड किया करती हैं, उसके लिए हम ले रहे हैं
n स्टार जो n नॉट और n1 में से मैक्सिमम नंबर है। ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है जब n ग्रेटर इक्वल टू n नॉट हो, ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है जब n ग्रेटर इक्वल टू n1 हो। मैंने n नॉट और n1 में से मैक्सिमम नंबर को n स्टार कह लिया है और उस नंबर के लिए अब ये दोनों इनक्वालिटीज होल्ड करेंगी, यानी जब भी हम n को लेंगे ग्रेटर इक्वल टू n स्टार तो हमारे पास xn प्लस 1 मॉडुलस जो है वो आ जाएगा ग्रेटर xn मॉडुलस के, और xn मॉडुलस ग्रेटर इक्वल टू 0 है। तो क्या xn प्लस 1 के मॉडुलस की लिमिट 0 आएगी? नहीं आएगी। तो 5 और 6 का हमने इस्तेमाल किया है, 5 और 6 ली हैं मैंने n ग्रेटर इक्वल टू n स्टार के लिए, और मैंने रिजल्ट ये ड्राइव कर लिया कि xn प्लस 1 का मॉडुलस ग्रेटर देन 0 है जब भी n ग्रेटर इक्वल टू n स्टार हो, और इसके ग्रेटर देन 0 होने का मतलब है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn प्लस 1 मॉडुलस 0 के बराबर नहीं है। हम कह सकते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn मॉडुलस जो है वो 0 नहीं है, और अगर xn मॉडुलस वाली लिमिट 0 नहीं है तो इसका मतलब है xn वाली लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वो भी 0 नहीं है, और बस बात ख़त्म हो गई। बाय डाइवर्जेंस क्राइटेरिया या बाय डाइवर्जेंस टेस्ट समेशन xn जो है, चूँकि इसमें लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 नहीं आ रही, इसलिए समेशन xn जो है वो डाइवर्जेंट है, और यही तो प्रूफ करना चाहते थे, हमने प्रूफ कर लिया पार्ट बी का भी। लास्ट में पार्ट सी की बात करते हैं, और मुझे देनी है ऐसी 2 एग्जांपल्स जिसमें लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn प्लस 1 ओवर xn होल मॉडुलस जो है वो 1 के इक्वल आए, एक सीरीज़ कन्वर्जेंट हो और एक सीरीज़ डाइवर्जेंट हो। उसके लिए मैं एक सीरीज़ ले रहा हूँ समेशन xn 1 ओवर n, और एक सीरीज़ ले रहा हूँ समेशन yn माइनस 1 पावर n ओवर n। दोनों सीरीज़ में जब मैं टर्म्स का मॉडुलस लूँगा, xn प्लस 1 ओवर xn का मॉडुलस लूँ या yn प्लस 1 ओवर yn का मॉडुलस लूँ, दोनों में फ़र्क सिर्फ किसका है? माइनस 1 पावर n का। मॉडुलस लेने पे कोई फ़र्क नहीं बनेगा। xn प्लस 1 जो है वो 1 ओवर n प्लस 1 बनेगा, और xn जो है वो 1 ओवर n होगा। एक में माइनस की पावर आएगी, लेकिन मॉडुलस लेने से फ़र्क नहीं रहेगा। और जब मैं इसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सॉल्व करूँगा, उसके लिए इस n को ऊपर ले जाएंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर n नीचे n प्लस 1, नीचे से हम n कॉमन लेंगे, वो कैंसिल हो जाएगा। ये मेरे पास बनेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर n, और 1 ओवर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के केस में 0 बन जाएगा, ये लिमिट 1 आ जाएगी। यानी xn प्लस 1 ओवर xn के मॉडुलस की और yn प्लस 1 ओवर yn के मॉडुलस की जो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है वो दोनों केसेस में 1 है। अगर ये लिमिट 1 है तो क्या कोई कंक्लूजन ड्रा हो रहा है? हमें पहले से ही मालूम है कि जो समेशन xn जो है, जो समेशन 1 ओवर n के इक्वल है, ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है, और ये वाली सीरीज़ जो है ये कन्वर्जेंट है। तो अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn प्लस 1 ओवर xn होल मॉडुलस का आंसर 1 आ जाए तो हम सीरीज़ की कन्वर्जेंस के बारे में कोई कंक्लूजन ड्रा नहीं कर सकते। सीरीज़ कन्वर्जेंट भी हो सकती है और सीरीज़ डाइवर्जेंट भी हो सकती है। तो आज हमने रेशो टेस्ट लिखा है, रेशो टेस्ट का प्रूफ किया है। रेशो टेस्ट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं वो करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।